ACCA family, how are you all? So guys, सबसे पहले वेलकम सबका ही आज के सेशन में। देखिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है एंड ऐसे ही आने वाले सेशन जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए। क्यों? बिकॉज हम जो है अपने अकाउंट्स को जो है बेसिक से समझने वाले हैं। हम सबको पता है अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नॉर्मल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन मैं बोलूंगी एक हाउस होल्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वाई? देखिए अकाउंट्स कुछ ऐसा है जो कि हम जो है छोटी सी लेके बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस में यूज करते हैं एंड इसीलिए आपको अकाउंट्स के बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। और यानी कि आज के बाद होने वाले जितने भी ये सेशंस हैं इन सभी सेशंस में हम जो है अकाउंट्स का यूसेज समझेंगे, अकाउंट्स के बेसिक टर्म समझेंगे एंड कैसे आप इन टर्म्स की हेल्प से अपने अकाउंट्स के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये सब कुछ समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो आज का सेशन है ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि एग्जाम्शन लेते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि हमें एसीसीए में एग्जाम्शन मिली है तो हमें जो है फर्स्ट 5 पेपर नहीं देने हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी एबीसी ऑफ अकाउंटिंग यानी कि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप जो है एग्जाम्शन बेस्ड स्टूडेंट हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए सो दैट कि एटलीस्ट आपकी बेसिक्स अकाउंट्स कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाए। एंड अगर आपने एग्जाम्शन नहीं भी ली है तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि एसीसीए की, एफए की या फिर F1 F2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड अपने अकाउंट्स को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बच्चों दीज सेशंस आर फॉर यू। हम जो है स्क्रैच से अकाउंट्स के F1 के जो बेसिक्स हैं, बेसिकली एफए के बेसिक्स है वो समझेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो F3 का पेपर बेसिक अकाउंटिंग सब कुछ कवर करने वाले हैं, सारे कंसेप्ट्स जो है हम फटाफट बट डिटेल में समझेंगे सो दैट कि आप जो है अपने पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाए। चाहे आप जो है रिवीजन कर रहे हैं, चाहे आप जो है अपने पेपर की फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हैं बेसिक एग्जाम्शन वाले स्टूडेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी एसीसीए की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको ये नहीं पता कि करिकुलम में क्या है। तो बच्चों आइए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक एरिया है दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज बेसिक, बट आज के सेशन में इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए आपको पेपर के बारे में पता होना चाहिए, एफए का पेपर हो या एफएफए का पेपर हो। देन उसके बाद हम हमारे टॉपिक एरियाज के ऊपर जो है बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चों को नहीं पता है, एफए इज द बेस एंड एफए ही कल को जो आके आपका एफआर का एग्जाम बनेगा एंड एफआर जो है आपका कल को जाके एसबीआर जो कि एक कंपल्सरी पेपर है यहां पर आएगा। तो यानी कि आपको अकाउंट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इस कंसेप्चुअल नॉलेज में मैं आपकी जो है हेल्प करने वाली हूँ। अब आपको जो है अकाउंट के बेसिक्स चाहिए। पेपर का पैटर्न नहीं पता मैम कि एफए के पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो कोई बात नहीं बच्चों, आई विल लेट यू नो कि एफए का पेपर पैटर्न भी क्या होता है और आप इसके लिए कैसे जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए हमारी जितने भी नॉलेज लेवल पेपर होते हैं ना तो वो ऑन डिमांड होते हैं, ये बात आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, तो ऑन डिमांड मीन्स कि आप जो है आज रेडी हैं तो आप जो है आज जाके पेपर दे दीजिए, बट उसको ऑब्वियसली बुक करना पड़ता है 1 या 2 दिन पहले मिनिमम। अब आप जो है ऑन डिमांड पेपर देंगे, पेपर होगा 100 मार्क्स का जिसमें कि 70 एंड 30 का एरिया डिवाइडेड होगा। 70 एरिया सेक्शन ए एंड 30 एरिया फॉर सेक्शन बी। तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। इसमें हमारे पास 35 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड यहाँ पर मेरे पास आते हैं 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच जो कि ये 30 मार्क्स बन जाता है। बट ये 15 मार्क्स क्वेश्चन भी जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होगा बट उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसके कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि फॉर श्योर हमने देखा है कि ट्रेंड वाइज उन्हीं टॉपिक एरियाज में से आता है, बट डोंट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी, ये मैं हमेशा आपको बोलती रहूंगी। तो ये तो हो गया पेपर पैटर्न एंड एसीसीए की बहुत ही अच्छी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग।
तो अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स नॉट ओनली इन एफए, किसी भी एसएससी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड आपका अगर 50% है तो आप जो है, ठीक है। तो ये एसएससी की कुछ बातें हैं जिनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली एसएससी स्टार्ट करने से पहले, सो दैट कि आप जो है अपनी जर्नी में कंफर्टेबल है। अब हमारे एफए का सिलेबस एरिया में हम कवर क्या-क्या करते हैं, बिकॉज़ देखिए ये एसएससी एक बहुत फ्लेक्सिबल डोर के साथ आता है। तो फ्लेक्सिबल डोर के साथ आने में इसके एंट्री रूट्स बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि टॉपिक एरियाज़ हम क्या-क्या कवर करते हैं हमारे अकाउंट्स में। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जैसे कि बेसिक अकाउंट्स है, +1 +2 का कुछ टॉपिक एरियाज वही हैं एफए के पेपर एरिया में। अब उन बेसिक अकाउंट्स में अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंसेप्चुअल नॉलेज वो हो गया, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसी के बाद ट्रायल बैलेंस, लेजर, रिकंसिलिएशन, चाहे सप्लायर रिकंसिलिएशन हो या बैंक रिकंसिलिएशन जैसे टॉपिक है वो पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कंसोलिडेशन के बारे में एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो कुछ ऐसे ही बेसिक्स टॉपिक एरिया हैं जो कि हम जो है यहाँ पर कवर करते हैं। नाउ देखिए अब सिलेबस के बारे में अगर मैं रिव्यू करूं, अंडरस्टैंडिंग करूं कि क्या-क्या इस पेपर में टेस्ट होता है एंड क्या-क्या हम करेंगे। देखिए मेरी तरफ से, अब आप ये मत कहना कि मैम आप तो बोलोगे ही, बट मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी, एक तो आपको एसीसी के रिसोर्सेज हमेशा फॉलो करने हैं, चाहे वो स्टडी हब है, चाहे एसीसी का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होगा, एसीसी के मॉक्स होंगे, एसीसी के टेक्निकल आर्टिकल्स होंगे, तो आई हाईली रिकमेंड एवरी टाइम, चाहे आप सेल्फ स्टडी हो, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो, आप कहाँ से भी हो, बट एसीसी के रिसोर्सेज को निग्लेक्ट नहीं करना है। एक बार को मुझे आप मना कर सकते हो, बट आप एसीसी के रिसोर्सेज को कभी मना नहीं करोगे। उनके लिए आपका हमेशा बिग येस होना चाहिए, ग्रीन फ्लैग है वो। तो ग्रीन फ्लैग की तरफ तो हमें आगे हमेशा बढ़ना ही है। अब देखिए आप जो है लाइक एसीसी के अप्रूव्ड पार्टनर से पढ़िए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छा होगा एंड वो एग्जामिनेशन जो है गाइडेंस के अकॉर्डिंगली कि इतना टाइम इतने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका जरूर आप जो है ध्यान रखिएगा। ये मेरी तरफ से कुछ बेसिक रिकमेंडेशन है। पेपर का पैटर्न मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड पेपर जो होता है हमारे बेसिकली के लेवल के जो पेपर होते हैं, तो वो पेपर जो होते हैं 2 आवर्स के होते हैं एंड इनका रिजल्ट ना सेम डे आ जाता है। ये नहीं कि आपको जो है वेट करना पड़ेगा, सेम डे सेम टाइम आपका रिजल्ट उसी टाइम ही जो है पार्टी कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा-सा लाइक हमारा पेपर पैटर्न रहता है। अब कंसेप्ट्स तो स्टार्ट करेंगे ही, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, मोटिवेशन, पास होना है तो मोटिवेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मोटिवेशन कैसे आएगी पेपर के लिए, मैम टिप्स बता दीजिए। तो वो टिप्स क्या हैं? सबसे पहले मेक श्योर कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ते। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन को समझना, एक क्वेश्चन को बार-बार लाइक जो है देखना, अगर आपको कहीं पे डाउट है, बट बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। ईज़ी चीज़ों को पहले इन्वेस्ट करना टाइम, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम लग रही है, तो ईज़ी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना एंड हो सके तो आप सब कुछ ही अटेम्प्ट करना, बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो ये तो थी मैम की तरफ से कुछ बेसिक टिप्स जो कि आप लोगों की हेल्प करने वाली है एसीसीए के सभी पेपर्स में। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एरिया, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों जल्दी से मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या जानते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कौन बनाता है, कैसे बनती है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है। तो मुझे ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए, ताकि मुझे अभी से ही पता चल जाए कि कौन है हमारी क्लास के सुपरस्टार्स। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारी एफए के एक स्टूडेंट के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स आप सबसे भी चाहिए और अपने मार्क्स जब आपके आएँगे, आप हमें जो है ज़रूर बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसे रहा। चलिए, तो अब फर्स्ट टॉपिक एरिया जो है हमारा बिज़नेस एंटिटी के ऊपर है। देखिए बिज़नेस, बिज़नेस का तो देखिए मेन मोटिव ही क्या होता है? कोई भी बिज़नेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, मेन मोटिव तो यही है कमाई करना, प्रॉफिट कमाना। कोई भी बिज़नेस इसलिए तो नहीं करता है कि नुकसान चाहिए। तो ये बिज़नेस जो है इसीलिए होता है कि हमें जो है प्रॉफिट करना है एंड वो कैसे होगा? गुड्स और लाइक गुड्स बनाओ या सर्विस बेचो, ठीक है?
एंड अब देखिए मेरे लाइक बिजनेस में प्रॉफिट जो मेरा मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट आता कैसे है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो मेरे लाइक इनकम में से जब मैं एक्सपेंस माइनस करती हूँ तो जो बचा कुचा होता है दैट इज मेरे लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के प्रॉफिट जो होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। बिजनेस वेरी करता है टर्म्स ऑफ साइज, फाइनेंस एंड लीगल स्ट्रक्चर। ठीक है, और बिजनेस मतलब कि देखो बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, एक छोटा ठेले वाले का भी बिजनेस बिजनेस ही है, गोलगप्पे वाले का भी बिजनेस बिजनेस ही है, और एक कॉर्पोरेट वाले का भी बिजनेस बिजनेस ही है। एंड ये डिपेंड करेगा फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मींस कि बिजनेस में वो पैसा आया कहाँ से है। एंड तीसरी बात आती है कि लीगल स्ट्रक्चर क्या है। लीगल स्ट्रक्चर मींस कि आपका स्ट्रक्चराइजेशन कैसे है, कंपनी हो क्या हो। तो इन बेसिस पे डिपेंड करेगा, जिसके बेस पे हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने का तरीका जो है वेरी हो जाएगा। अब देखिए बनाने का तरीका मीन्स, अब देखिए बिजनेस देखिए एक सोल ट्रेडर, मैं अपने आप में अकेले में बिजनेस खोल लूं, मैं अपने फ्रेंड के साथ या अपने सिग्नल के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ जो है बिजनेस खोल लूं, या फिर मैं एक कंपनी खोल लूं। ठीक है, अब वो कंपनी पब्लिक लिस्टेड प्राइवेट लिस्टेड ये आप सबको पता होगा। तो बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज होती हैं। अब इन एंटिटीज के बारे में ही हमने समझना है, एंड जिसको पता है कि ये एंटिटीज कौन कौन सी टाइप की होती है और उसमें क्या डिफरेंस होता है, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए आप लोगों के। तो देखिए, सबसे पहले सोल ट्रेडर, सोल सोल मींस वन सोल। ठीक है, तो सोल ट्रेडर क्या होता है, इंडिविजुअल जो कि मालिक भी खुद है, जिसकी खुद की ही ऑनरशिप है। ठीक है, उसकी ऑनरशिप भी खुद है, वो खुद ही कंट्रोल करेगा, खुद ही बिजनेस चलाएगा अकेले, यानी कि वन मैन आर्मी हम कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान पर्सन। एंड उसके अंडर लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही खुद करना और अकेले ही हैं। वो तभी पॉसिबल है अगर बहुत ही ज्यादा छोटा है, बट मेरे अंदर 10-15 लोग भी अंदर काम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एक ट्रेडर की बात कर सकते हैं, जैसे कि कन्फेक्शनरी शॉप हो गई। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं। अब सोल ट्रेडर के क्या क्या फीचर्स होते हैं बच्चों, कुछ एरियाज देखिए। अब आप ये मत कहना कि मैम ये तो थ्योरी है। बिजनेस को समझना ज्यादा जरूरी है अकाउंट्स करने से पहले। जब तक आपको यही नहीं पतेगा चलेगा कि बिजनेस क्या है, तो आप उसका अकाउंट्स भी नहीं बना सकते हो। तो अब सोल ट्रेडर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन लोग कवर होते हैं। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर ओनरशिप की चेंजेस के बारे में। देखिए, अगर मेरे को ओनरशिप मतलब मैं मालिक हूँ, मुझे किसी और को लाइक मालिक बनाना है, तो यस मैं अपना बिजनेस जो है सेल करूंगी। ठीक है, एंड आई एम द ओनली वन हु इज हैविंग द ओनरशिप। तो यस, अब मेरे को बेचना है, मेरी मर्जी, मैं किसी को मर्जी दे दूं अपना बिजनेस, तो मुझे इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एंड अब खुदा ना खास्ता, ठीक है, अब लाइक आई डोंट नो, बट अब हम सब जानते हैं आए हैं तो सबको जाना ही पड़ेगा। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यस, मेरा बिजनेस भी मेरे साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनलेस अंटिल मैंने किसी और को ये बिजनेस ऑलरेडी जो है ट्रांसफर किया हुआ है, तो ऐसा ही होता है, बिजनेस जो है लाइक खत्म हो जाता है। अब बात आती है इंडिया में हो या किसी और कंट्री में हो, हम जो है अपनी कमाई के ऊपर टैक्स पे करते हैं, ये हम सबको पता है। तो यस, अब सोल ट्रेडर जो होते हैं पर्सनली टैक्स होते हैं, मतलब उन्होंने जो कमाया, ये सेम बिजनेस सेम, हम ही मालिक, हम बिजनेस से अलग नहीं है यहाँ पर। तो यस, बिजनेस पे अलग से टैक्स नहीं लगता, बिजनेस का टैक्स मेरा ही टैक्स है, हम एक ही हैं। अब एक ही है तो ओनरशिप में भी कोई डिवीजन नहीं है, बिजनेस मेरा है तो मैं ही मालिक हूँ, सब कुछ सेम है। और अब जब मैं ही हूं तो बिजनेस के ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी लगेगा, कुछ भी होगा तो वो मुझे ही, ठीक है, मुझे ही सफर करना पड़ेगा, मेरे अगेंस्ट या मेरे ही बिजनेस से आएगा। तो यहाँ पर लीगल एक्शन जो होता है लाइक सेम होता है, तो मुझे एक इंकर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए इसके कुछ की फीचर्स। अब मैम फिर इसके फायदे क्या है ये भी बता दीजिए। सबसे पहली बात तो ये, जब हम खुद ही मालिक होते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल भी सारा मेरा ही होगा, कंप्लीट कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, एसेट भी मेरे नाम पे, सारे प्रॉफिट आएंगे वो भी मेरे हैं। एंड अब अगर नेक्स्ट बात मैं बोलूं तो इसको सेटअप करना ना काफी इजी है, बिजनेस को चलाना बहुत इजी है, मुझे कंपनी के लॉज एंड रेगुलेशन ज्यादा यहाँ पर फॉलो नहीं करने पड़ते, बिकॉज ये इंडिविजुअल लेवल का बिजनेस है, तो सोल ट्रेडर का ये एडवांटेज हमें जो है सबसे ज्यादा होता है। नाउ अब बात आती है नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करना पड़ता है। सोल ट्रेडर जो है
अपनी मर्जी से करना चाहे तो कर सकता है, चाहे जैसे बैंक से लोन लेना है तो बैंक वालों ने डिटेल मांग लिया, इनकम टैक्स वालों ने मांग लिया, वो और बात है। बट इनको ओपनली जस्ट लाइक कंपनीज की, जैसे कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं, लिस्टेड कंपनीज की बात करूं, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको जर्नली देनी पड़ती है। अब फिर बाद में बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, सोल ट्रेडर क्या कर सकता है कि कैसे एंड कब जो है ऑपरेट करना है, कैसे करना है। तो इनके पास चॉइस है, मेरी मर्जी में दिन में 4 घंटे करूं, 5 घंटे करूं, 8 घंटे काम करूं, 10 घंटे करूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी टोटली माई चॉइस। बट अब देखिए, किसी भी काम के अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, हमें पता है। सबसे पहले बात मैं बात करूंगी डिसएडवांटेजेस को लेके। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? लायबिलिटी को लेके। सोल ट्रेडर जो होता है ना, दैट पर्सन इज फुली लायबल फॉर द डेट। बिजनेस के डेट को लेके वो लायबल है। रीजन मीन बिकॉज मालिक मैं, तो अगर प्रॉफिट मैं लेके जाऊंगी तो नुकसान भी तो मेरे को ही भरना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा नुकसान हो जाए कि मुझे मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, जो भी मेरे एसेट्स हैं, वो मुझे अपनी पर्सनल जो है चीजों को पूरा करना पड़े, यूज करना पड़े लायबिलिटी को पे करने के लिए। अब नेक्स्ट आती है फाइनेंस रेस करना। देखिए, कंपनीज का नाम बड़ा होता है, कंपनीज को जो है फाइनेंस जो है इजीली थोड़ा मिल सकता है, बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है फाइनेंस रेस करने की अगर बात आए तो। नाउ नेक्स्ट इज, हमारे पास आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? 1+1 11 होते हैं ना, जैसे वही वाला काम हो गया। तो एक से ज्यादा, बेसिकली दो और दो से ज्यादा लोग मिलके इकट्ठे बिजनेस चलाते हैं एंड प्रॉफिट कमाते हैं। मैं प्रॉफिट ही बोलूंगी बिकॉज नुकसान के मोटिव से तो कोई इकट्ठा नहीं होता है। तो यस, यहाँ पर क्या हो गया? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? देखिए, ये सोल ट्रेडर से तो थोड़ा एक्सपांडेड हो गया, क्योंकि ज्यादा लोग मिल गए, ज्यादा लोग मिल गए तो रिसोर्सेज ज्यादा, उनकी एक्सपर्टाइज भी ज्यादा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनके केस में क्या होता है, बिजनेस ओनरशिप की बात, कि यस की पार्टनर्स कैन चेंज द ओनरशिप, मतलब कि इन सबको एग्री होना पड़ेगा। एंड देन लाइक अगर सपोज करो कि मुझे जो है किसी को ऐड करना है, या जैसे ये आपने लाइक आई डोंट नो आप में से कितने लोग 11th स्टैंडर्ड वाले हैं, वहां पर पार्टनरशिप एक अलग से चैप्टर है। अब ये मत सोचना कि आपको यहाँ पर पार्टनरशिप का चैप्टर आएगा, नहीं। बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है। अगर कोई नया पार्टनर, अभी दो लोग हैं, ठीक है, तो अब जैसे हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, इकट्ठे आप बैठे हो, तो दूसरा वाले का किसी का फ्रेंड अगर बीच में ऐड होना चाह रहा हो, तो एक बार लाइक हम पूछेंगे ना कि मेरा भी एक और फ्रेंड है, क्या हम इसको ऐड कर लें, आज उसको डिनर पे साथ में इनवाइट कर ले। तो ये भी यही केस है कि अगर जो है आपको नए पार्टनर को लेके आना है, तो दोनों पार्टनर का एग्री होना जरूरी है, तभी जाके बात बनेगी। और अगर कोई जा रहा है तो वो भी मिलके एक कॉमन डिसीजन होगा। एंड अगर सपोज करो कि कोई पर्सन लीव कर रहा है पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप ना एक बार को तो एंड हो सकती है, अनलेस जब हमने ये पार्टनरशिप एग्री किया था, जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने उस टाइम पे ये पहले से डिसाइड किया था कि किसी के जाने से कोई रुकेगा नहीं, बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे। वो और बात है। अदरवाइज अगर कोई जाता है तो किसी के जाने से क्या होगा कि दोबारा से इसको जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात आती है टैक्स की। टैक्स मैम इस यहाँ पर कैसे डील होगा? देखिए, इंडिविजुअल पार्टनर जो होते हैं ना, वो किसके लिए, कौन से टैक्स के लिए लायबल होंगे? जितना उनके प्रॉफिट का शेयर है। एक्चुअल में बातें सिमिलर ही हैं। सोल ट्रेडर में क्या था कि सारा प्रॉफिट उसका ही था, तो वो उसके लिए ही लायबल था। यहाँ पर पार्टनरशिप जो है, ठीक है, दो लोगों के बीच में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है या चार लोगों के बीच में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है, तो जो उनकी पॉकेट में आ रहा है उनको उतना ही टैक्स पे करना है। पार्टनरशिप फर्म अपने आप में अलग से लायबल नहीं है, तो बात तो वही होगी एक किस्म की। अब यहाँ पर भी एक बात सेम सिमिलर सी होती है, जैसे कि हमारे सोल ट्रेडर के केस में होता है कि ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस की प्रॉपर्टी पे, यहाँ पर सेपरेट ऑनरशिप नहीं है पार्टनरशिप का और उसके ऑनर के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आती है बात लीगल एक्शन को लेके। पार्टनर जो होते हैं ना, लीगली लायबल होते हैं, कोई भी पेनल्टीज को लेके, कोई भी फाइन्स को लेके, ठीक है। अगर कोई भी लीगल डिस्प्यूट होगा, कोई कोर्ट जजमेंट होगा, तो यस कि आप जो है लाइक लीगली लायबल होगे, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट वगैरह आता है ना, तो आप सारे पार्टनर्स को एक बार को लायबिलिटी जो है अराइज होगी। अब मैम फिर इसके भी लाइक एडवांटेजेस बता दीजिए। देखिए, आपके पेपर में ना लाइक थ्योरेटिकल भी टेस्टेड होता है, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। तो अब अगर मैं पार्टनरशिप की एडवांटेजेस की बात करूं, तो यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर हमें पता है, हमें ना हमारी प्रॉफिट शेयरिंग पता है कि अगर जो है लाइक लाइक जैसे कि ये ए बी और सी तीन लोग हैं, तो 2:2 की रेशियो, 1:1 की रेशियो या 1:3 कैसे जो भी है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो वो कैसे, और अगर कोई पर्सन नया आएगा या कोई पर्सन जो है
जाएगा तो कैसे हम जो है प्रॉफिट जो है डिवाइड करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी जो है यहाँ पर क्लियर होता है। अब फाइनेंस रेज करने की बात की जाए, देखिए एक से भले दो, दो से भले चार, ये तो हम जानते हैं। तो अब एक और एक मिलके 11 होंगे, तो अगर कोई नया पर्सन अगर आएगा तो वो ऑब्वियसली अपने साथ कुछ ना कुछ लेके भी तो आएगा ना। तो यस, उसमें फायदे की बात क्या हो जाएगी कि ये जो भी पार्टनर्स हैं, ये क्या करेंगे, साथ साथ में फाइनेंस रेज करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई पर्सन आएगा तो पैसा भी लेके आएगा ही आएगा। नाउ अब नेक्स्ट नेक्स्ट खासियत इसमें क्या होती है मैम? देखिए नेक्स्ट स्पेशल बात इसमें ये होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, जैसे कि सोल ट्रेडर के केस में होता था, इस केस में भी यही होता है कि आपको स्पेसिफिकली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने की जरूरत नहीं है जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप को हाँ ये जरूर हो सकता है कि अपने प्रॉफिट का शेयरिंग जो है दिखाना पड़ जाए दूसरे पार्ट, मतलब कि एबीसी कितना आपस में ले रहे हैं, मे बी टैक्स अथॉरिटीज वाले या फिर लेंडर्स वाले वो मांगे कि कौन कितना प्रॉफिट ले रहा है, वो हमें दिखाने की जरूरत हो सकती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी हमें अपनी लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जर्नल पब्लिक को दिखानी है, तो ऐसी यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है स्किल्स एंड नॉलेज को। हर एक पार्टनर के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस स्किल्स चाहिए होते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, लाइक कोई देखिए कोई एक काम में बेस्ट है, कोई दूसरे काम में बेस्ट है, कोई तीसरे काम में बेस्ट है। जब वो सब मिल जाएंगे तो हर कोई अपनी अपनी एक्सपर्टाइज लेके आएगा, अपनी अपनी एक्सपर्टाइज लेके आएगा। तो यस, आप लोग जो है हर एक पार्टनर इस बात के ऊपर कंसंट्रेट कर सकता है कि इसकी हमें क्या करना है, किस काम में हम सबसे ज्यादा बेस्ट हैं, तो हम ये कर पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज। एंड अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ रिस्क को लेके। जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा बिजनेस रिस्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब बटेगा क्यों? क्योंकि अब देखिए सपोज करो कि नुकसान होगा तो अकेली मैं बेयर करूंगा, सोल ट्रेडर हूँ। चार लोग हैं तो चारों में डिवाइड होगा ना, तो ये भी तो फायदा है ना। तो अगर सपोज करो कि लाइक अगर बिजनेस की कम लाइक कुछ अगर घाटा भी हो जाता है, तो यस वो सब में इक्वली डिवाइड होगा, तो मेरे पे एकदम से बर्डन नहीं आएगा। तो ये इसका फायदा है ना, बंट गया तो दुख बांटने से लाइक कम होते हैं, ये वही बात हो गई। अब मैम फिर इसके भी डिसएडवांटेज बता दीजिए। तो देखिए पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस के ऊपर अगर मैं आऊं, तो क्या होता है, सबसे बड़ी बात कॉस्ट। एक यहाँ पर मुझे ऐसा तो, और आजकल का तो हम जमाना वैसे ही जानते हैं कि लीगल काम जाने बिना लोग तो मुकर ही जाते हैं। आज अगर आप मेरे पास आओ, आप कहोगे मैम लाइक मीट करते हैं, कोई लाइक इकट्ठे काम करते हैं, हम कहेंगे ठीक है, आप कहोगे मैम हमें भरोसा नहीं है आप मुकर सकते हो। ठीक है, आज मैं कहूंगी मेरी रिकॉर्डिंग रख लेना, आप कहोगे नहीं मैम आजकल तो ये तो लाइक ये भी चेंज हो सकती हैं। तो यस, इसीलिए हम जो है लीगली चलना पसंद करते हैं। तो लीगली बाइंडिंग जो पार्टनरशिप होती है, एग्रीमेंट करना पड़ेगा और लीगल फीस देनी पड़ेगी। तो यस, ये कहीं ना कहीं कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। अब नेक्स्ट बात आती है डिसीजन मेकिंग को लेके। अब देखिए कहाँ हम खुले शेर हैं, ठीक है, खुले शेर ही बोलूंगी अगर मैं, लाइक इंडिविजुअल केस में बात करेंगे, आपके हाथ में डिसीजन है, और दूसरी तरफ क्या होता है, हमें पूछना पड़ता है। तो चाहे मे बी एग्री हो जाए, बट सिर्फ फिर भी ऐसा होगा कि डिसीजन मेकिंग जब मिलके बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, अगर कोई पर्सन डिसएग्री हो गया या फिर उसको मनाना पड़ा या उसको बात समझानी पड़ी, तो उस समय टाइम लगेगा। सो यस, डिसीजन मेकिंग जो होगा स्लो डाउन भी हो सकता है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैशेस भी आए। अब नेक्स्ट बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग को लेके। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? देखिए लाइक अगर मैं बात करूं कि लाइक सपोज करो कि हमें तो पता ही है कि हमने तो चार ऐसे चार लोगों ने 25-25% डिवाइड करना है। अब उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन है कह रहा है मेरे पास तो प्रॉफिट आ ही जाएगा ना, मुझे एक्स्ट्रा काम करने की क्या जरूरत है। मोटिवेशन वाला नहीं आता, या फिर कोई कहेगा मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूं, प्रॉफिट तो उतना ही मिलेगा। तो यस, वो प्रॉफिट शेयरिंग अगर फिक्स रहता है ना, तो यस हमें वो मोटिवेशन में भी कई केसेस में नहीं आता है, तो वो बिजनेस और एक्सपैंड नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट, देखिए अगर कोई पर्सन जाता है तो पार्टनरशिप एक बार डिसॉल्व तो होगी ही होगी। ठीक है, अगर आपको दोबारा से उसको कंटिन्यू करना है तो एक बार ही रीएडमिशन का प्रोसेस चलेगा और उसमें फिर लीगल कॉस्ट चल सकती है, तो ऐसा कुछ होगा, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो चलेगा ही ना। इसका नेक्स्ट नुकसान क्या होता है मैम,
कि देखिए हर एक पार्टनर का, जैसे कि सोल ट्रेडर में भी होता था ना, ये बात भी ऐसी यहाँ पर है कि हर एक पार्टनर के ना पर्सनल एसेट भी रिस्क पे होते हैं। अगर बिजनेस फेल हो गया तो अपने अपने घर से लेके भी आना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनल बैंकरप्सी के केस में ऐसा हो जाता है। एंड अब देखिए कहते हैं ना, दो बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे, एंड फिर खड़केंगे तो आवाज आएगी। यहाँ पर भी यही है कि अगर जो है पार्टनर्स हैं, चार लोग हैं, तो वो आपस में बैठेंगे, एंड फिर उस वाले केस में क्या होगा, अगर डिसएग्रीमेंट हो गया, कोई डिस्प्यूट होगा, तो लाइक कई बार क्या होता है कि लाइक वो बात का डिसीजन ही नहीं निकल पाता है। तो यस, वर्स्ट केस के सिनारी में क्या होगा कि चलो मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम, ऐसा कुछ हो सकता है। तो डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट जैसी केसेस भी जो है हो सकते हैं। नाउ ये तो थी मेरी पार्टनरशिप को लेके बात। तो पार्टनरशिप, अब आप देखिए, आपने कल को बिजनेस करना है तो आप कैसे करेंगे, सोल ट्रेडर करेंगे या पार्टनरशिप, या फिर अब हमारे पास आती है तीसरा वर्जन जो कि है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सो कंपनीज के बारे में किस किस को पता है, जल्दी से मुझे बताइए। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्या होता है, देखिए कंपनीज के केस में हमारे पास होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कंपनीज क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अब यहाँ पर हमारे जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। एंड कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एज अ एजेंट की तरह काम करते हैं। एंड शेयर होल्डर्स क्या होगे, ओनर होगे, जो कि इन एजेंट्स को हायर करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कंपनी को जो है चलाओ। शेयर होल्डर्स एक्चुअल में जो है मालिक हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स को चाहिए डिविडेंड। ठीक है, कंपनी से शेयर होल्डर को क्या चाहिए, डिविडेंड। अब ये जो डायरेक्टर है ये क्या लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, या फिर इनको बोनस मिल जाता है, क्योंकि ये रूटीन रेकरिंग कंपनी में काम करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात क्या होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, यहाँ पर शेयर होल्डर की जो भी लायबिलिटी होती है वो उतनी होती है कि जितने के उन्होंने शेयर खरीदे हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, 2000 के शेयर खरीदे, तो मेरा कल को अगर नुकसान अगर होगा भी ना, इतना होगा कि कंपनी में मैंने 2000 इन्वेस्ट किए थे, वो 2000 डूब गए। कोई मुझसे मेरे पर्सनल एसेट लेने नहीं आ रहा है कंपनी के केस में। तो ये होता है कंपनीज का जो स्ट्रक्चर होता है। कंपनीज दो तरह की होती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, बड़े लेवल पे होती है, जिनके शेयर्स होते हैं लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। यानी कि आपके मेरे जैसे नॉर्मल लोग जो हैं कंपनी के शेयर जो है बाय कर सकते हैं, कंपनी की ओनरशिप में हिस्सेदारी ले सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होते हैं उनमें जो होते हैं शेयर होल्डर्स कम होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स वाले जो होते हैं मिलके आपस में जो है कंपनी जो है खोलते हैं। अब एक्चुअल में तो जो हम पढ़ने वाले हैं ज्यादातर डिस्कशन दैट इज रिगार्डिंग द पब्लिक लिमिटेड वाला यहाँ पर। तो मैम पब्लिक लिमिटेड के क्या-क्या फीचर्स होते हैं तो वो बता दीजिए। जैसे कि हमने बात किया था हमारे पार्टनरशिप का और सोल ट्रेडर का, वहां पर ओनरशिप जो है चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। यहाँ पर क्या है कि शेयर होल्डर्स हैं, आपके मेरे जैसे पर्सन एक दूसरे से पूछ के थोड़ा ना करेंगे कि अच्छा अब मैं इस कंपनी के शेयर बेच दूं, नो। आप जो है अपनी मर्जी से शेयर जो है कब मर्जी ओपनली बेच सकते हो। ठीक है, ये अवेलेबल है। बट हाँ, आप जो है लाइक अगर बात करें छोटी कंपनी की यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, वहां पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जो है हो सकती हैं, होंगी ही होंगी। रीजन मीन क्योंकि वहां पर हम क्लोज कॉल वाले सिस्टम में चलते हैं। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई नहीं पूछ रहा कि आप जो है शेयर आज खरीदो कल बेचो दोबारा से खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल मार्केट में ऐसा चलता रहता है। और हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर जैसे सोल ट्रेडर के केस में मुझे कुछ हो गया तो मेरा बिजनेस मेरे साथ ही खत्म ना, कौन चलाएगा। बट कंपनीज जो है चलती रहती हैं, किसी का आना या किसी का जाना जो है इसके एग्जिस्टेंस को, इसके बिजनेस को जो है अफेक्ट नहीं करता है, जो कि एक अच्छा पॉइंट भी हम कह सकते हैं। एंड अब यहाँ पर जो टैक्सेशन की बात होती है, यहाँ पर चलता है ड्यूअल टैक्सेशन। कोई भी कंपनी है, कंपनी को उसके प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो पे करना पड़ता है, उसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोलते हैं। एंड जो इंडिविजुअल ऑनर होते हैं, ठीक है, उनको कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर तो टैक्स नहीं देना। बट उनको जैसे कि अगर शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, तो उनकी पॉकेट में जो आया उनको उसके ऊपर टैक्स देना है। एंड जैसे कि डायरेक्टर्स हैं, उनको सैलरी या बोनस मिलेगा तो उनको अपनी सैलरी वाला टैक्स देना है। तो यहाँ पर टैक्सेशन का सिस्टम ऐसे चलता है।
अब नेक्स्ट बात आती है ऑनरशिप की कि बिजनेस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप कैसे चलती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। ऑनरशिप जो है लाइक किसी और के नाम पे नहीं हो, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को जो है लाइक अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय करनी नहीं होती है, वो कंपनी के नाम की है। अगर मेरी कोई कंपनी है और कंपनी के नाम पे कोई एसेट है तो वो कंपनी का है, वो मेरा नहीं है। मैं उसको ये नहीं कह सकती मेरा एसेट है, वो मेरी कंपनी का एसेट है। यहाँ पर ये सिस्टम होता है। एंड अब हमने पार्टनरशिप के केस में या फिर जो है सोल ट्रेडर के केस में बोला था कि अगर सोल ट्रेडर के बिजनेस के ऊपर कोई केस होगा तो वो अल्टीमेटली मुझे ही डील करना पड़ेगा। यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी जो भी होगा उसका जो भी रिप्रेशन होगा तो वो जो है बिजनेस को ही डील करना पड़ेगा। शेयर होल्डर जो होते हैं अलग होते हैं, उनको अपने शेयर रिगार्डिंगली बिजनेस डीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपनी जो है कंपनी ही ऐसे वाले केस में लीगली लायबल होगी, हम नहीं लायबल होंगे। ठीक है, हम किसी भी बात के लिए लायबल नहीं। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो एडवांटेजेस की मैं अगर बात करूं तो वो क्या है, लायबिलिटी को लेके बात करूं तो लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। कैसे, हमारे पर्सनल लायबिलिटी से। अब कंपनी का कोई डेट है तो वो कंपनी के नाम का है, हमारा नहीं है। हमारे कोई घर से एसी फ्रिज टीवी लेके नहीं जा रहा कि कंपनी का नुकसान हो गया और उसको बियर करा जाए। सोल ट्रेडर के केस में ऐसा हो सकता है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अब ये फायदा तो हो गया, उसके अलावा मैम और क्या फायदे हैं। देखिए यहाँ पर फाइनेंस रेज करना ना इजी है। कंपनी में इजी एसेस क्यों है, क्योंकि ये जो है शेयर जो है इशू कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। एंड देन आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं या फिर जैसे कि दोबारा से जैसे हम री इशू कर सकते हैं, राइट शेयर कर सकते हैं, तो उस वाले केस में जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे एंड पैसा जो है रेज कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर बिजनेस जो है कंटिन्यू रहता है। मतलब कि एक बिजनेस दूसरे लाइक जैसे कि शेयर है, मेरे शेयर में किसी और को ट्रांसफर कर दूं तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि मेरे जाने से मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है, कंपनी जो है चलती रहती है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है। सो मैम ये तो हो गई इसके एडवांटेजेस, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता दीजिए। सो पहला डिसएडवांटेज, कॉस्ट। देखिए यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि इसमें मैं बोलूं एडमिन कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट हो गया, कंपनी को रजिस्टर कराना हो गया, कंपनी का लीगल कॉस्ट हो गया, कंपनी को ऑडिट कराना पड़ता है, कंपनी की प्रोफेशनल फीस बहुत ज्यादा होती है, कंपनी को चलाना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं जर्नल पब्लिक को जो है हमें दिखानी पड़ती है। तो बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके कारण कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट, यहाँ पर जो टैक्स होते हैं डबल टैक्स होते हैं। देखिए डायरेक्टर्स और ओनर जो है अपना अलग से टैक्स दें, कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे, तो डबल डबल एक टैक्स दोबारा लग के आया ना। एंड अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिक के लिए जो है लाइक पब्लिश करनी पड़ती हैं एंड कंपनी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट जो है दिखाने पड़ते हैं जनरल पब्लिक के लिए इंस्पेक्शन के लिए। तो उस सब में टाइम वगैरह सब कुछ लगेगा, सबके लिए इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये तो हो गए कुछ डिसएडवांटेजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एरिया विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके। तो मैम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट्स नॉट अकाउंटिंग, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है। हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल डेटा को, एंड उससे हम कैसे समझेंगे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे है, बिजनेस ने ग्रो किया या बिजनेस का नुकसान हुआ, बिजनेस की आज की डेट में पोजीशनिंग क्या है। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है बिजनेस के डेटा से बनती हैं एंड उसके बाद उसके यूजर जो है उसको एनालाइज करते हैं। उसके पोटेंशियल इन्वेस्टर अगर कोई किसी कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो देखता है कि यस ये कंपनी कैसी है, यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसके लेंडर जो है देखते हैं कि इस पर्सन को पैसा उधार में देना चाहिए या नहीं, या इस कंपनी को उधार में देना चाहिए या नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं पैसा डूब जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग ली जाती है। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसी डेटा से बनते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस से। अब यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या चलते हैं, पहला स्टेप तो क्या है, रिकॉर्ड। कभी भी कोई भी बिजनेस है उसकी ट्रांजेक्शन को हमारा बुक कीपर, जिसको जो बुक कीपर होता है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है।
एंड वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते होते इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, एंड देन उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं। एंड अब ये एक बात हमें खास करके ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, जैसे जैसे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, क्योंकि हम बात करें कंपनीज के बारे में, तो यस, ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऐसी हो कि लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखी हो। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो हाँ सही तरीके से रखा है, एसेट है तो एसेट की कैटेगरी, नॉन करंट, करंट, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस अगर कोई इंफॉर्मेशन दिखा रहा है सेल्स की, परचेज की, तो वो प्रॉपरली हो। हाँ, कुछ आज की डेट में, बिकॉज आज का डेट है, ट्रांजैक्शन जो है ऑटोमेटेड है। देखिए आज की डेट में तो आजकल के स्टूडेंट जो है मेल भी एआई की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, नो ऑफेंस बट ये सच है। अब ट्रांजैक्शन जो है ऑटोमेटेड है, एंड एक बार ही ट्रांजैक्शन हुई वो पूरा 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 प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड कर देता है, तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है चलता है। फिर उसके बाद पहले हमने रिकॉर्ड किया, दूसरा क्या है, उसको एनालाइज करना। बुककीपर क्या करता है, ट्रांजैक्शन को सही कैटेगरीज में देखता है, ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने के बाद वो देखता है कि कौन सी अकाउंटिंग टाइप है, एंड देन देखेगा कि हाँ जी कौन से एक्सपेंस सबसे ज्यादा है, एंड कितना कैश कोई कस्टमर से आ रहा है। बेसिकली हम एनालाइज कर पाएंगे, ये मेरे प्रॉफिटेबल वाले हैं, ये लेट पैसे देते हैं, ये जल्दी देते हैं, ये ज्यादा देते हैं, कहाँ मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो बिजनेस को समझना है ना, तभी बिजनेस चलेगा। फिर उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन है हम उसको समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज करेंगे। समराइज करके हम क्या देखेंगे, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, बिजनेस की पोजीशनिंग देखेंगे। इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा को हम क्या करते होते हैं, समराइज करते होते हैं एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि आपको पता होगा साल का एंड होता है, तो साल के एंड में हमारे पास क्या बनता होता है, अभी आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या-क्या होती हैं। जिसको नहीं पता जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बच्चों। जैसे कि एग्जांपल की तरफ में मैं आपको बात करूं, बैलेंस शीट, ठीक है, एंड हमारा पी&एल जिसको एसओपीएल बोलते होते हैं, एंड नोट्स हो गए, कैश फ्लो हो गए, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। अब ये बन गया, बनने के बाद फिर उसको भी तो समझना पड़ेगा। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं, यूजर फिर उसके बाद, अब मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, मेरे पास हाँ सारी डिटेल है कि मेरे पास एसेट इतने हैं, ठीक है, मेरे पास लायबिलिटी इतनी है, मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा रेवेन्यू कितना है। तो मैं इसको क्या करूंगी, इस वाले इंफॉर्मेशन को कंपेयर करूंगी। कंपेयर किससे करूंगी, इंडस्ट्री से करूंगी। ठीक है, इंडस्ट्री से कंपेयर करूंगी। फिर उसके अलावा और क्या करूँगी, अपने पिछले साल से कंपेयर करूँगी। मैं ये देखूँगी कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई या नहीं, इस साल में कहीं नई इन्वेस्टमेंट की या नहीं गई, कहीं नुकसान तो नहीं हुआ, एंड उसी के बेस पे हम डिसीजन देखेंगे। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग इसी डेटा के ऊपर हो रही है, तो हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी ना, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं, एंड वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। रेशियोज कैसे, अच्छा पिछले साल मेरे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना था, इस साल कितना है, पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना था, इन्वेंट्री टर्नओवर इतनी थी। अब मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को ये रेशियोज के बारे में नहीं पता, बट डोंट वरी बच्चों, इंटरप्रिटेशन के चैप्टर में हम समझेंगे कि ये रेशियो क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली रेशियो में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को नंबर के फॉर्म में देखते हैं, इजी फॉर्म में देखते हैं। तो मैंने रेशियो निकाली, मैंने कंपैरिजन किया। अब बात ये आती है कि मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन-कौन सी टाइप की होती है, आप हमें ये भी बता दो। बनानी है वो हम सीखेंगे, एंड लाइक बच्चों, हमारी जो लाइक नॉर्मल क्लासेस है, रूटीन क्लासेस हैं, उसमें भी इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, कैसे-कैसे उसका प्रोसेस है। एंड एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये जो भी क्लासेस हो रही हैं आधार बैच की, इनके आपके पास नोट्स एंड ये क्लासेस भी आपको हमारी पीडब्ल्यू लाइव में मिल जाएंगी, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हमारी पीडब्ल्यू लाइव में जाना है, एसीसी कैटेगरी में जाएंगे, देन उसके बाद हमारे फ्री बैचेस में जाएंगे, जिसके अंडर आपको जो है ये मिल जाएंगे। तो ये नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वहां पर। नाउ अब फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन-कौन सी चीजें आती हैं। यानी कि सबसे पहले बात आती है मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि इससे पता क्या चलता है, पोजीशनिंग, कि ठीक है आज के एंड में, साल के एंड में मेरे पास क्या है, पोजीशन, क्या पोजीशन चल रही है। पोजीशन मींस कि हमारे पास कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। तो बेसिकली एसओएफपी के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसको एक्चुअल में हम वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते थे, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी के बारे में होता है। अब वो क्या क्या है, हमारे लैंड, हमारे बिल्डिंग, हमारे जैसे बेसिकली ये क्या होता है, हमारे अगर एसेट्स की बात करूं तो हमारे करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे एसेट हो गए। उसके अलावा लायबिलिटीज के केस में भी करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। उसके अलावा बिजनेस की इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, और इक्विटी क्या होता है? ऑनर्स की कैपिटल। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है कि मैंने किससे कितने लेने हैं, किसको देने हैं, कितना है, वो सब कुछ इससे पता चलता है। नाउ अब बेसिकली इसमें और हमें क्या पता चलता है? जैसे कि मैंने आपको इक्विटी के बारे में बताया। इक्विटी मतलब बिजनेस का खुद का पैसा। तो हमने कितना पैसा खुद का लगाया, कितना डेट है। डेट क्या होता है? लायबिलिटी होती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। जितनी ज्यादा दूसरों से उधारी ली होगी, तो मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर जो है डेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, मतलब कि हम दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हम ये भी उससे हमें इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। ठीक है मैम। अब उसके अलावा दूसरा एलिमेंट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? यहाँ पर होता है एसओपीएल। ठीक है, एसओपीएल। एसओपीएल, अब यहाँ पर एसओपीएल मींस पी एंड एल अकाउंट ही होता है। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट ही होता है जिसमें कि हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं, देन उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, फिर जीपी आ जाता है, फिर बाकी सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद मेरे पास हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है, हम इसको दिखाएंगे क्लासेस में। एंड इसी के नीचे आपको वर्ड दिख रहा होगा एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको मैं ओसीआई के नाम से जानू, ये क्या होता है? देखिए, ये जो पीएनएल वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? रियलाइज्ड गेन होते हैं। ठीक है, रियलाइज्ड गेन्स होते हैं। अब ये रियलाइज्ड गेन्स क्या होते हैं? बेसिकली सेल किया या खर्चा किया, सच में हुए वाले वो खर्चे, यानी कि कैश वाले रिलेटेड वाले, सच में इससे रिलेटेड कैश आएगा जाएगा। यहाँ ओसीआई के केस में क्या होते हैं? हमारे अनरियलाइज्ड होते हैं। ठीक है, कौन से गेन्स होते हैं? अनरियलाइज्ड गेन्स होते हैं। अब इसकी आपको मैं कुछ एक एग्जांपल देती हूँ, वो क्या है? जैसे कि मैं बात करूंगी रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। अब मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे पापा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी आज से 5 साल पहले। अब वो प्रॉपर्टी आज से 5 साल पहले खरीदी थी, तो क्या आज से 5 साल पहले की प्रॉपर्टी की वैल्यू आज वाली होगी? नहीं। सपोज करो वो 10 लाख की खरीदी थी, आज की डेट में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख है। तो मैं 10 लाख की दिखाऊंगी तो वो सही नहीं रहेगा ना। बट अगर मैं 40 लाख दिखा रही हूँ और दिखाना चाहिए, तो फिर वो 10 से 40 हुआ, एकदम से प्रॉफिट हो गया और मैं खुश हो जाऊं कि मेरे पास प्रॉफिट हो गया, 30 लाख मैंने कमा लिए, चलो पार्टी करें। तो करेंगे पार्टी, आपके रिजल्ट पे करेंगे। बट उस वाले केस में क्या होगा? तो वो जो प्रॉफिट है, यानी कि वो जो गेन होने वाला है, दैट इज हमारा अनरियलाइज्ड गेन। तो अनरियलाइज्ड गेन को मैं अलग से पीएनएल में नहीं दिखा सकती। रीजन मीन, क्योंकि पीएनएल का जो प्रॉफिट होता है ना, वो हम हमारे शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सेदारी देना होता है। ये तो एक्चुअल में प्रॉफिट आया ही नहीं, तो इसीलिए इस प्रॉफिट को मैं नीचे दिखाती होती हूँ ओसीआई में अलग से। एक तो बेटर पिक्चराइजेशन हो जाएगी, और हम अपने अकाउंट्स में बोलते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के ड्यूअल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो फॉर एवरी डेबिट वी हैव अ क्रेडिट, मतलब कोई भी एंट्री उसके ड्यूअल इफेक्ट होंगे। तो बैलेंस शीट वाला इफेक्ट अगर हम बोल रहे हैं कि एसेट को इतने का दिखाना है, तो उसके रिगार्डिंगली गोइन भी तो दिखाना पड़ेगा, वो कहाँ से आए। तो वो कहाँ से आए वाला इफेक्ट हम यहाँ पर दिखाएंगे पीएनएल में, कि ये गेन तो हुआ है बट अभी इसको बांट नहीं सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में पैसे नहीं आए हैं। सो बेसिकली हमारे पीएनएल में क्या क्या आता है? कॉस्ट होगी ट्रेडिंग की, नॉर्मल ट्रेडिंग की। हम 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट अलग बनाते थे, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो ये ट्रेडिंग का कॉस्ट हो गया, बिजनेस की रनिंग कॉस्ट होगी, कोई इंटरेस्ट की एक्सपेंसेस होंगे, कोई टैक्स वगैरह होगे। तो ये पीएनएल में हम ये सब कुछ दिखाते हैं, एंड ओसीआई में हम जो है नॉर्मल, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अनरियलाइज्ड गेन वाला एरिया जो है दिखाते हैं। अब इससे ये पता चल जाएगा कि बिजनेस ने पूरे साल भर में कितना अच्छा सक्सेसफुली जो है काम किया है। नाउ नेक्स्ट, उसके अलावा क्या होता है हमारे पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपनीज के केस में स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, फॉर कंपनीज। ठीक है, फॉर कंपनीज हमारे पास अलग होता है एक और एरिया, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। देखिए, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं प्रॉफिटेबल तो हूं बट मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मैंने पैसा इधर उधर लगाया हुआ है। अब ऐसे वाले केस में ना बिजनेस के ऊपर बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है, तो कोई क्रेडिटर आ गया, पैसा कहाँ से दूंगी, पैसा ही नहीं है। तो वो समझने के लिए, लिक्विडिटी का प्रोसेस समझने के लिए कंपनी में बनती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसमें हम बात करते हैं कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी कि कैश मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन करती हूँ।
देखिए जो मेरा P&L होता है ना वो हमारा बनता है एक्रूअल बेसिस में, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वाली एक्रूअल बेसिस पे बनती है, बट ये क्या बनता है कैश बेसिस पे। ठीक है, क्या बनता है कैश बेसिस पे, यानी कि कैश का इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ये क्या हो गया मेरा लाइक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, कि कहाँ से कस्टमर से आया, सप्लायर को, टैक्स अथॉरिटीज को, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, एक्चुअल कैश के बारे में बात हो रही है। तो यस, पूरे साल भर में कितना कैश जनरेट हुआ, कितना दिया, और एंड में कितना कैश है, और स्टार्टिंग में कितना कैश था, तो हम यहाँ पर ये समझते हैं। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में इसको अलग से बनाएंगे एंड डिटेल में देखेंगे इसको। देन फिर उसके बाद कंपनीज के केस में एक और जो एरिया बनता है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो मैम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है, इसके बारे में हमने नहीं सुना, चाहे आप जो है 11th 12th वाले स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी हैं। तो देखिए कंपनीज में हमारे पास बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हमारे पास एक इक्विटी सेक्शन आता है जो कि हमारी ऑनरशिप का आता है। तो इक्विटी में ना एक तो हम हमारे शेयर्स के बारे में बात करते हैं, उसके अलावा हम ना अपने रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं, ये आपको पता होगा। अब ये होता क्या है, ये ना एक स्टेटमेंट होती है जो कि ना इस फॉर्म में बनती है, ठीक है, जिसमें मैंने अपने शेयर कैपिटल के बारे में बोल लिया, शेयर प्रीमियम के बारे में बोल लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको रीवैल्यूएशन के बारे में बोला था वो बोल लिया, मैंने रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बोल लिया। अब ये जैसे सपोज करो कि मेरे पास साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग फिगर है, प्लस माइनस कोई भी एडजस्टमेंट हो रही है, जैसे कि प्रॉफिट आया ऐड कर दिया, डिविडेंड दिया लेस कर दिया, कोई भी एडजस्टमेंट, नए शेयर इशू के पैसे आ गए एंड प्रीमियम पे पैसे आ गए, ठीक है, कोई लॉस हो गया तो दे दिया, ये प्रॉपर्टी रीवैल्यू होगी तो वैल्यू बढ़ गई। एंड यहाँ पर आती है मेरी क्लोजिंग बैलेंस। ये वाले जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ना, यही एक्चुअल में बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो बेसिकली ये दिखाता क्या है कि मेरे पूरे साल भर में इक्विटी वाले बैलेंसेस में कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां से पैसे जा रहे हैं, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इक्विटी सेक्शन। तो ये कंपनीज के केस में होता है फॉर शोइंग द बेटर पिक्चराइजेशन एंड डिटेल अबाउट द कंपनी के सारे एरियाज, कंपनी के केस में ही होगा। तो ये तो होगी मेरी मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो जो पार्ट्स होते हैं वो हो गए। अब मैम उसके अलावा और क्या होता है हमारे पास इसमें? देखिए इसके अलावा मेरे पास कुछ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट भी होती है। तो मैम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, आप वो भी बता दीजिए। देखिए कंपनीज के केस में ना हमारे पास नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट में लाइक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा, लाइक ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ होते हैं, जिसमें क्या होता है जैसे चेयरमैन की स्टेटमेंट होगी, चेयरमैन साल में मतलब आता है, लाइक डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होगी, एम्प्लॉयज की रिपोर्ट होगी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होगी। सस्टेनेबिलिटी एसीसीए का काफी इंपॉर्टेंट एरियाज में से है जो कि एसीसीए में अभी जो है काफी टाइम पीरियड से इसको जो है इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी काफी लाइक इम्पोर्टेंट जो है पार्ट्स में से जो है आता है। तो ये जो है ये सारे क्या होंगे नॉन फाइनेंशियल अदर एरियाज में मैं इसको बोलूंगी, मतलब ये मैं मेन एलिमेंट्स में नहीं बोलूंगी। तो ये सब कुछ भी हमारे उसमें जो है इंक्लूड होता है। नाउ अब ये तो होगी मेरी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, वैल्यू एडेड फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सारी इंफॉर्मेशन होगी। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली कंपनी में हर साल एनुअल मीटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है लाइक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा, जिसके ऊपर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। एंड देन इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर्स की रिटर्न रिपोर्ट भी होगी। कंपनी जो है एनुअल रिपोर्ट जो होती है नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के जो रिस्क हैं, वो सारी बातें जो है ऑलरेडी लाइक लिख के वो सारे जो है पब्लिश करते होते हैं, कंपनी के लिए ये जरूरी होता है। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये फॉर्मेलिटीज कंपनी के लिए जरूरी क्यों है? देखिए कंपनी के लिए ये सब कुछ इसीलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, वो जर्नल पब्लिक को इश्यू की जाती है। तो इसीलिए जर्नल पब्लिक को ये सब जानने का हक है कि ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे आ रही है। So that's why it's important that companies should provide this kind of information for general public. I hope everyone is clear regarding this. बच्चों कुछ भी इशू है आप पूछ सकते हैं। Now अब तीनों तरह की बिजनेस एंटिटी हो,
चाहे सोल ट्रेडर है, चाहे हमारा पार्टनरशिप है, चाहे है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। देखिए कुछ चीजें जो है अलग है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैश फ्लो जो होता है एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, ये कुछ एक ऐसा एरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी को बनाना है। बाकी बैलेंस शीट एंड P&L तो देखो वो तो सभी को ही बनाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये सब कुछ उनके लिए क्यों ज़रूरी होता है, उसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि लाइक कंपनीज़ के केस में शेयर होल्डर्स बाहर के लोग हैं और उनको ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए। बट पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर के केस में हमारे ही लोग हैं, तो इसलिए उसमें इतनी डिटेल वाली इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। एंड अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अकाउंटेंट की हमें ज़रूरत होती है। अकाउंटेंट जो होता है देखता है, चेक करता है कि कंपनीज़ में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हैं, वो ट्रू है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं, हम यहाँ पर चेक करते हैं। ना अभी तो हो गई ये सारी बेसिक सी बात, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, अब इसके बारे में, इन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जो है हम जान लेते हैं। सो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक बात याद रखना, ये हमारी कंपनी की प्राइमरी स्टेटमेंट होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी होता है। एंड ये क्या होता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि आज 31 मार्च है, 31 दिसंबर है, इस टाइम पीरियड पे मेरे पास कितने के एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटी है, ये कितना मेरे बिजनेस का खुद का जो है इन्वेस्टेड वाला पैसा है। तो बेसिकली इसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं, आपको मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ। तो जिसमें हमारे पास क्या होता है, इसको कंपनी के नेट वर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने कभी शार्क टैंक में भी ये वर्ड बहुत इजीली सुना होगा कि इसके हम बोलते हैं कि इसका नेटवर्थ कितना है। तो ये कंपनी के नेटवर्थ को बोलते हैं। और नेटवर्क क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। एंड अब यहाँ पर बेसिकली इसमें नेटवर्क भी हम देख सकते हैं। एंड फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे जो भी एसेट्स होते हैं ना, वो कैरिंग अमाउंट पे दिखाए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डेट। अब कैरिंग अमाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, बट कैरिंग अमाउंट मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि जितना मेरा कॉस्ट था, कोई भी एसेट खरीदा था, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है मैम, ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने हमें जो है अब ये बोल के एक्साइट कर दिए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस अब तक का सारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये इसमें अवेलेबल होते हैं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक का की मींस कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट हमने 3 साल पहले खरीदा था, तो 3 साल तक के अब तक के सारे डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आज की डेट की इसकी वैल्यू को हम कैरिंग अमाउंट बोलते होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या-क्या होता है, एसेट्स, यानी कि एसेट क्या होता है, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि मेरे जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। मेरी कार, मेरे फ्रिज, मेरा बिल्डिंग, मेरी मशीनरी जो भी है, मतलब मेरा मीन्स कंपनी का भी बोल सकते हो आप। एंड लायबिलिटी जो कि हमें देना है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि हमें 10 लाख रुपए किसी को देने हैं, लोन चुकाना है, वो, या इवन बिजनेस की जो इक्विटी होती है ना, जो इक्विटी होती है वो भी बिजनेस के लिए जो होती है एक किस्म की लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस ने ऑनर को वो पैसे देने होते हैं। ओनर्स कैपिटल और इक्विटी मतलब कि बिजनेस का खुद का पैसा जो कि बिजनेस ने फाइनेंस करके लगाया हुआ है। तो हम बैलेंस शीट में ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ये बनती कैसे है मैम, थोड़ा-सा ये बता दीजिए। इसको मैं एसओएफ बोलूँगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पर हम क्या करते होते हैं, एसेट्स लिखते होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नॉन करंट एसेट होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा सपोज़ करो मैं मशीनरी ले आई। अब नॉन करंट एसेट में ना हमारे इंटेंजिबल एसेट भी आ जाते हैं, जैसे कि सपोज़ करो पेटेंट हो गया, ठीक है, या फिर अगर लाइक बॉट गुडविल हो, मैं बॉट गुडविल लिख रही हूँ, मैं सेल्फ जनरेटेड नहीं लिख रही, ये क्यों लिख रही हूँ, ये हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड देन फिर उसके बाद मेरे करंट एसेट्स हो गए, जिसमें कि मैं कैश ले लूंगी, ठीक है, जिसमें कि मैं डेटर्स ले लूंगी, ये सब कुछ हो गया। उसके अलावा फिर उसके बाद मेरे पास इन सब का टोटल आ जाता है। फिर मेरे पास नेक्स्ट साइड क्या आ जाती है मेरी, लाइक इक्विटी हो गई, एंड देन उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, देन मेरे पास करंट लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट का टोटल, ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से बनती है। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट बनती कैसे है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में, लंबी फॉर्म में, इसलिए इसको एसओएफ बोलते हैं। हम जब हमारी 11th स्टैंडर्ड में करते थे नॉर्मल ट्रेडर के लिए, वो हम टी फॉर्म में बनाते होते हैं। यहाँ पर हम टी फॉर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा मेरे पास क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरा स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसको एक अलग से सिंगल स्टेटमेंट भी बना सकते हो या दो सेपरेट भी बना सकते हो। दो सेपरेट मींस, सिंगल मींस कि इधर ही मेरा प्रॉफिट हो गया एंड उसी के नीचे ही मैंने नीचे जो है ओसीआई वाला एरिया जो है स्टार्ट कर दिया।
दो सेपरेट मीन्स अलग अलग बनाया, मीन्स दो हेडिंग अलग से बना के कर लिया। P&L में मेरे पास क्या होते हैं, मेरे रियलाइज्ड गेन होते हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पर मेरे क्या होते हैं, हमारे OCI में अनरियलाइज्ड गेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या होते हैं, अनरियलाइज्ड गेन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की तरफ से मैंने आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है बता दिया। अभी के लिए आपके सिलेबस में यही है, बाकी वैसे इसमें और कुछ भी आता होता है। एंड जो ये रियलाइज्ड गेन होते हैं, जो कि मेरा SOP&L का एरिया है, ठीक है। अब देखिए, सारे बिजनेस तो ये बनाते नहीं होते, कंपनी को ही OCI वगैरह बनाना पड़ता होता है, ठीक है। अब जो मेरा स्टेटमेंट ऑफ P&L है, ये भी मेरी प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, ये भी आपको पता ही है। अब इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन मींस कि मेरा जीपी तक का एरिया, जीपी कैसे निकलता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है, वैसे हम आगे करेंगे, बट मैं फिर भी यहाँ पर बता देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस माइनस मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या हो गया, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। वहां हम ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते होते थे, ये वही है, सेम ही है। वहां पर हम टी फॉर्म में बनाते होते थे और अलग अलग अकाउंट बनाते थे, बात वही है, सेम। एंड फिर इसके बाद इसी के नीचे वाला एरिया, सारे इनकम और एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, रिसर्च का खर्चा हो गया, वो सारे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पूरे खर्चे, पूरी इनकम देखने के बाद एक्सक्लूडिंग, खास करके मैं बोल रही हूँ एक्सक्लूडिंग, क्योंकि मैं P&L वाले हिस्से की बात में बात कर रही हूँ, कि अदर कंपोनेंट्स ऑफ लाइक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को छोड़ के बाकी सारे वाले प्रॉफिट्स को अगर मैं देखूं तो कितना बैठता है। नाउ अब ये बनता कैसे है मैम, ये भी बता दीजिए। मैं SOP&L OCI इकट्ठे वाला बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, रेवेन्यू, इसमें से मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगी, फिर मेरे पास जीपी आएगा। जीपी माइनस करने के बाद मेरे पास एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया मेरे पास, फिर उसके बाद और क्या हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। फिर अगर मैं लाइक फाइनेंस कॉस्ट तो चलो हो ही गया, उसी में ही हो गया। फिर इसके अलावा मैं और क्या बोल सकती हूँ, लाइक टैक्स मैं इकट्ठे ही करके बता रही हूँ, वैसे मैं टैक्स से पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाऊंगी। एंड देन फिर इसके बाद मेरी फाइनल प्रॉफिट फिगर जो हो गई। फिर इस प्रॉफिट के बाद, ये वाली प्रॉफिट के बाद, ये वाला प्रॉफिट जो होगा दैट विल बी रियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, रियलाइज्ड मींस कि ये ना मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ शेयर होल्डर्स को। एंड ये कहां पर जाएगा, ट्रांसफर होगा कल को टू रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होगा। ये आपको पता होगा रिटेन्ड अर्निंग कौन से वाला हिस्सा होता है, जो कि मेरा वो वाला प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अभी तक नहीं बांटा गया है। फिर इस प्रॉफिट के बाद, ठीक है, ये रिटेन अर्निंग मेरा वहां लाइक बैलेंस शीट में कल को जाता है। फिर नीचे मैं OCI वाला हिस्सा बनाऊंगी। एंड लाइक OCI वाला हिस्सा बनाने के बाद जैसे भी मेरा रिवैल्यूएशन आया, एंड ये अब इसके बाद इन दोनों का टोटल जब मैं करूंगी, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, एंड ये वाला जो होता है कांट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये वाला पैसा, क्योंकि ये पैसा एक्चुअल में तो आया ही नहीं ना, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किए जा सकते P&L में। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बट आपके पेपर में क्या आने वाला है, स्पेसिफिकली अराइजिंग ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। 10 लाख वाली प्रॉपर्टी जो है आज 15 लाख की हो गई है, तो जो ये 5 लाख है दैट इज मेरा रीवैल्यूएशन गेन। तो इसको मैं नहीं दिखा सकती ऐसे। सो अब ये कंपनीज ही बनाती हैं, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप बनाना चाहिए तो उनकी मर्जी है, रोक कोई भी नहीं रहा, बट ये उनको बनाना कंपलसरी नहीं है। एंड कंपनीज हैं तो कंपनीज इसके बारे में डिस्क्लोजर भी देंगे कि हाँ ये यहाँ से ऐसे ऐसे आया है। नाउ अब उसके अलावा कंपनीज के केस में ही होता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, पेपर में इसको लेके क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। मैं इसमें लाइक अलग से एक चैप्टर भी है, सो 10 नंबर तक का आराम से ये चैप्टर जो मैं एक्सपेक्टेड कर सकती हूँ।
तो यहाँ पर इसको भी मैं कंपनीज के केस में प्राइमरी स्टेटमेंट बोलती हूँ, जिसमें कि कंपनी के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश के बारे में समझते हैं। कैश साल के एंड में मेरे पास कितना रह गया एंड एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग, ये भी हम देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो होता है कंपनीज ही बनाती होती हैं एंड इट इज अ हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ही पता चलता है इसमें, यूजर जो है देखते हैं इसमें कि कहाँ से कैश आया है और कहाँ पर हमने इसको स्पेंड किया है। नाउ अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, बिजनेस की कैश पोजीशन जो होती है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। बिजनेस अगर आउट ऑफ कैश हो जाए तो यस, फिर अब उस वाले केस में बिजनेस जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, चाहे 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 जो भी हो जाए। लाइक मेरे पास प्रॉफिट्स भी हैं या नहीं है, ठीक है, कैश अगर कैश ही नहीं है तो मैं अपने क्रेडिटर्स को कैसे पे करूंगी। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम क्या करते हैं, कैश की मूवमेंट दिखाते होते हैं, ठीक है। अब ये मूवमेंट कैसे होती है, तीन तरह की एक्टिविटीज में होती है। जिसको पता है बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड वालों को तो ये पक्का पता ही होगा, 11th 12th वालों को, ठीक है। तो ये तीन तरह के हेड्स में होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इसको हम डिटेल में कैश फ्लो वाले चैप्टर में करेंगे, बट अब यहां से हमें देखो एक बात समझ में आती है, ऑपरेशन वाले कौन से होते हैं, डेली वाले, ठीक है। ऑपरेशन वाले क्या होते हैं, डेली, डेली वाले एरियाज में कैश कितना आ रहा है जा रहा है, इन्वेस्टमेंट मैंने किया तो वहां से कितना आ जा रहा है, एंड फाइनेंसिंग, यानी कि हम यहाँ पर बात करें डेट एंड इक्विटी के बारे में, तो वहां से कैश कितना आ रहा है जा रहा है, तो इनकी मूवमेंट हम जो है बताते होते हैं। नाउ उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये भी मेरी प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही, अगर कंपनीज के बारे में बात करूं कंपनीज को ही बनाना है, ये बात याद रखना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस्म का रिकंसिलेशन करते हैं कंपनी के इक्विटी बैलेंसेस का, स्टार्ट में कितना था, एंड में कितना, कितना डिविडेंड दे दिया, कितने शेयर इशू कर दिए, कितना और प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया, कितना रीवैल्यूएशन हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यही है जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बस एक हिस्सा है, आपको फिलहाल की घड़ी में इतना पता होना चाहिए। ये होता कैसे है वैसे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, अब डिटेल में आप फिर भी देख लीजिए कि जैसे कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग, एंड उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस, एंड ये हो गया सबका टोटल बैलेंस। ये होगी मेरा ओपनिंग फिगर जिसको बैलेंस एट स्टार्ट बोलूंगी। जैसे कि सपोज करो कि मैंने कोई डिविडेंड दिया प्लस कोई शेयर इशू किए, ठीक है, उसके अलावा अगर लाइक कोई प्रॉफिट हुआ, अगर साल भर में कोई रीवैल्यूएशन हुआ, ये सारे बैलेंसेस। अब देखना एक बात याद रखो, जैसे कि ये रीवैल्यूएशन है तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, प्रॉफिट है तो वो मैं रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर रही हूँ, शेयर इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अगर प्रीमियम में है, ओपनिंग फिगर सबकी आएंगी, ठीक है। एंड अगर मैं डिविडेंड दे रही हूँ तो वो मैं रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस कर रही हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड दिस विल बी माय क्लोजिंग फिगर। तो ये क्या है, एक किस्म का रिकंसिलेशन है। अगर मुझे देखना हो कि स्टार्टिंग में इतना था एंड में कितना है, तो वो फिगर्स कहाँ से आए, तो ये इस स्टेटमेंट की हेल्प से जो है हम जो है देख सकते हैं। कंपनीज के केस में ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम होता है। तो इसका बहुत ही क्लियर का लॉजिक है जो कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ मैम आगे और क्या होता है, देखिए कंपनी में हमारे पास होते हैं स्टेक होल्डर। अब ये टॉपिक एरिया उन स्टूडेंट्स ने पक्का पढ़ा होगा जो कि बीटी कर चुके हैं। तो बीटी वालों आपको पता है स्टेक होल्डर कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो जल्दी से बताइए कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो कंपनी में हमारे पास होते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर बिजनेस की एक्टिविटीज से अफेक्ट हो सकते हैं। एंड एक बात हमें खास करके याद रखनी है, शेयर होल्डर आर पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, ये कंपनी के एम्प्लॉयज, कस्टमर, बाहर के अंदर के सारे लोग हो सकते हैं एंड बिजनेस की एक्टिविटीज से ये इम्पैक्ट हो सकते हैं और ये बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा होता है और वो इंपॉर्टेंट डेटा हर स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं। एंड स्टेक होल्डर उस डेटा को यूज करते हैं, हर एक स्टेक होल्डर की कंपनी से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए या किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के लिए उससे कैसे वाली लाइक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर एक को अपने लेवल के इंफॉर्मेशन को लेके डिसीजन मेकिंग जो है लेनी पड़ती है। तो अब जैसे कि मैं बात करूं डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो जिसमें मेरे पास सबसे पहले जो स्टेक होल्डर आते हैं दे आर माय इंटरनल स्टेक होल्डर, जो कि कंपनी के अंदर के ही हैं, जिसमें बिजनेस ओनर तो बिजनेस की एक्टिविटी से इंपैक्टेड होंगे और उनको बिजनेस के डिसीजन के बारे में भी जानना है।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे कि बिजनेस ओनर यानी कि मेरे शेयर होल्डर्स, इनको क्या चाहिए, इनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस में उन्होंने अगर 100 रुपए लगाए हैं तो कितना रिटर्न मिल रहा है। इनको बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना ओसीआई है। तो ये बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए तो वो पैसा सेफ है ना, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी डूबने वाली है। तो यस, इनको कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में जानना है, इनको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, जो कि इनको कंपनी की एसओएफ से मिलेगी। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, क्या हमें इस कंपनी के शेयर्स रखने चाहिए या ये कंपनी के शेयर जो है बेच देने चाहिए। तो ये तो होगी बात हमारे शेयर होल्डर्स के बारे में, जो कि लाइक ऑनर्स है। ठीक है, यही कंपनी को जो है देखिए, हो सकता है ये खुद से मैनेज करें, हो सकता है ये किसी और को जो है बोलें, जैसे कि किसी और के केस में हमने डायरेक्टर्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके इंटरेस्टेड रहते हैं कि मेरा पैसा क्या कंपनी में सेफ है, बिजनेस के डिसीजन सही से चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में डिसीजन अच्छे नहीं लिए जा रहे और मेरा पैसा कल को जो है डूब जाए। नाउ अब इंटरनल लोगों में और कौन होते हैं, एक तो हो गए मालिक, दूसरे हो गए नौकर। नौकर में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो अब एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, देखिए एम्प्लॉयज में मेरे पास क्या आ जाते हैं, अकाउंटेंट आ गया, सेल्स पर्सन हो गया, इनको कंपनी की इंफॉर्मेशन में क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, ये कंपनी के लाइक स्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो कौन सा काम करना है, कितना काम करना है, कंपनी का लाइक स्टैंडर्ड क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी घाटे में चली जाए और हमारी नौकरी चली जाए। तो यस, ये कंपनी के इंटरनल यूजर है, बट ये दे वांट टू नो अबाउट हमारी खुद की सिक्योरिटी। ऑब्वियसली कंपनी अगर नुकसान में हो गई तो हमें सैलरी कहाँ से देगी, हमें निकाल देगी। अब आपके पास इंटरनल स्टेक होल्डर अलग अलग हैं एंड हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। एम्प्लॉयज है, अपनी जॉब, अपनी सैलरी के बारे में इंटरेस्टेड रहेगा। इन्वेस्टर अपनी खुद की ही इन्वेस्टमेंट के बारे में होगा और उसी के बेस में डिसीजन मेकिंग लेगा। कंपनी में पैसा लगाया है, रिटर्न तो चाहिए ना, इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड देंगे। क्या मुझे शेयर संभाल के रखने हैं, कल को अगर कंपनी का नुकसान हो गया तो घाटा हो जाएगा मुझे। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, कंपनी के डिसीजन लेने हैं एंड उससे देखेंगे कि अच्छा, कि हमारा काम हमने मेहनत की है तो वो कैसे चल रहा है। सो यस, लुक एट दिस एंड इस तरीके से जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कंपनी की एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड रहते हैं एंड उसी के बेस पे डिसाइड करते हैं। अब बात आती है हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की। मैम, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन होते हैं और वो क्या चाहते हैं कंपनी से। देखिए, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल मतलब बाहर के, अब वो क्या चाहते हैं कंपनी की एक्टिविटी से। पहले कौन होते हैं ये समझते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। प्रोस्पेक्टिव यानी कि वो हैं जो कि अभी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बने हैं, बट कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखो, अगर आप मेरे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे, आप सोचोगे ना कि ये इसकी कंपनी में पैसा लगाएं भी या नहीं, कल को हमारा पैसा ना डूब जाए। तो यस, ये वो लोग हैं, पहले ना देखते हैं कि यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं, तो प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, इसी के बेस पे देखेंगे कि यहाँ पर पैसा लगा के रिटर्न आएगा या नहीं। फ्यूचर वाले, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, फ्यूचर के। ठीक है, फ्यूचर के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, हुए नहीं है। तो उसके अलावा कस्टमर। अब एक कस्टमर को मैम क्या इंटरेस्ट होगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब देखिए, मैं किसी की कस्टमर हूँ, मुझे किसी का प्रोडक्ट चलो ठीक है अच्छा लग गया, मैं ये भी तो चाहूंगी ना कि यस, वो प्रोडक्ट मुझे रूटीन बेसिस पे मिलता रहे। अगर मैं किसी के साथ जुड़ गई और मैं उसके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होगी, कल को वो कहे हम तो बंद कर रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, मेरी उस पे डिपेंडेंसी होगी और वही चला गया। तो यस, या रिपीट चीजें, या फिर ये कि इसकी ये प्राइस उतने में दे रहा है जितना प्राइस में मैं मेरा बजट है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग कस्टमर जो है इंटरेस्टेड रहता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में, तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट उनको रहता है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, सप्लायर्स। तो मैम, सप्लायर को क्या इंटरेस्ट रहेगा कंपनी में। देखिए, अगर मैं सप्लायर के बारे में बात करूं ना, तो सप्लायर का इंटरेस्ट कंपनी में सिर्फ इतना ही रहेगा कि अब सप्लायर है, कंपनी को गुड्स एंड सर्विस वो देता है। अब वो देगा तो पहली बात तो कोई भी पर्सन ना ऐसा नहीं होगा कि वो ये चाहेगा कि कंपनी से ना हमारा वन टाइम रिलेशन हो। हर कोई पर्सन जो है ये चाहेगा कि ये रिलेशनशिप ना गोइंग ऑन गोइंग बेसिस पे हो। तो वो ऑनगोइंग बेसिस का रिलेशनशिप कैसे हो सकता है कि वो जो है लाइक कंपनी चलती रहेगी, अगर कंपनी घाटे में है तो वो ऑनगोइंग रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो अब उस केसेस में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल वर्थिनेस। सप्लायर ये देखा, और दूसरी बात ये कि सप्लायर हो सकता है उधारी में चल रहा है, ठीक है,
अब अगर मैंने कंपनी को उधारी में प्रोडक्ट दे दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का लाइक हो गया लाइक अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कंपनी होगी फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई। अब कंपनी होगी फ्लाई तो मेरे पैसे कौन देगा? तो सप्लायर का तो ये भी इंटरेस्ट रहेगा ना कि मेरे गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा जो है आ जाएगा या नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लोकल इंटरेस्ट। देखिए गवर्नमेंट को ना एक ही बात से मतलब है, एक तो ये कि कंपनी जो है लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि कंपनी रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सोसाइटी से यूज कर रहे होंगे और वो सोसाइटी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन में आ रही होगी। कंपनी की एक्टिविटीज का इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट ये देखना चाहेगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा। एंड गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा? टैक्स की फॉर्म में, कि इसकी टैक्स वो पूरा दे रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, टैक्स पूरा दे रही है, ये तो नहीं कि उसमें कुछ ऊपर नीचे किया हुआ है। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट जो है इंटरेस्टेड रहेगी। अब गवर्नमेंट के अलावा आते हैं बाद में एक्सटर्नल लेंडर्स। लेंडर्स क्या होते हैं? जो कि कंपनी को देते हैं उधारी। ठीक है, तो अब लेंडर्स का कंपनी में क्या इंटरेस्ट रहता है? देखिए लेंडर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर मैंने किसी को उधारी दी है, कंपनीज को उधारी दी है, तो वो अब कंपनी जो है ये मेरी पैसे जो है दे देगी। उसके अलावा कोई इंस्टॉलमेंट ब्रेक तो नहीं करेगी। उसके अलावा वो ये देखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट में इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी कल को डूब गई हमारा पैसा भी चले जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो देखना चाहेंगे। एंड क्या कंपनी के पास कोई ऐसे एसेट है जो कि एज़ अ सिक्योरिटी देख सकती है? ठीक है, क्योंकि कल को अगर दिक्कत आ जाए तो एज़ अ लेंडर मैं उनकी वो जो प्रॉपर्टी है वो पकड़ लूँगी। तो यस, इसीलिए वो जो है इंटरेस्टेड रहेंगे। तो हर एक का कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है, और क्योंकि कंपनी आके खुद नहीं बोल रही है, कंपनी की जुबान नहीं है, बट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के बारे में ही बात करती है। उसके अलावा हमारे पास कौन आते हैं? ऑडिटर्स। ऑडिटर का तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बहुत ही पक्के वाला रिश्ता है, क्योंकि कंपनीज के देखिए कंपनीज को क्या करना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवाना होता है, और ऑडिटर क्या करता है, उसी के बेस पे ये देखता है कि कंपनी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, क्या वो इंफॉर्मेशन ट्रू है, क्या वो इंफॉर्मेशन फेयर है। ठीक है, कंपनी के रिजल्ट पूरे हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच करते हैं, कि जो लाइक होना चाहिए था वैसा इंफॉर्मेशन है। तो इसी के लिए ऑडिटर का तो बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट रहता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर ऑडिटर वो नहीं पकड़ पाया और ऑडिटर ने कुछ गलत बोल दिया तो ऑब्वियसली ऑडिटर की गर्दन जो है पकड़ ली जाएगी। तो इसीलिए ऑडिटर को जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो, सही हो, ट्रू हो, फेयर हो। तो इसलिए वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहता है। एंड अब जर्नल पब्लिक, आपके मेरे जैसे लोग भी कंपनी के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। क्यों कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं? जॉब कितना क्रिएट करी है, इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट करी है, कितना कंजम्पशन करी है रिसोर्सेज का, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करी है, कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। इसीलिए आज की डेट में, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि यस, कि आज की डेट में क्या चीजें इंक्लूड होने लगी हैं, सस्टेनेबिलिटी जैसे टॉपिक एरियाज। तो कंपनी की एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, हम ये भी लिख के चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास जर्नल पब्लिक के बारे में। एंड अब बच्चों, हमारे पास एक टेबल, ये टेबल हमें देगा एक समरी अबाउट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है जो कि हमारे फ्यूचर इन्वेस्टर है, ये क्या बात करते हैं? कंपनी की रिस्क, कंपनी की रिटर्न। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के लिए अगर जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप वो ये देंगे कि यस, इनको लोन देना भी चाहिए या नहीं, क्या वो लोन रीपेमेंट हो पाएगा या नहीं, ड्यूज कैसे सेटल होंगे, वो देखेंगे। सप्लायर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यस, कि वो कहीं ना कहीं एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या कंपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएगी, क्या हमारा पैसा दे पाएगी, क्या ये जो है लाइक डेट जो है वो क्लियर कर लेंगे कंपनी वाले। ठीक है, कस्टमर जो है वो लाइक ऑब्वियसली मेरे को वो प्रोडक्ट जो है चाहिए, मैं उन पे डिपेंडेंट होंगी, तो मैं ये जानना चाहूंगी। गवर्नमेंट वाले, मीडिया वाले, इन्वायरमेंटल ग्रुप वाले, जैसे कि लाइक एनवायरमेंट ग्रुप वालों के अलग कंसर्न होंगे। तो एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ये सब लोगों को कंपनी के स्टेक होल्डर बोला जाता है, और हर एक स्टेक होल्डर की अलग अलग नीड है। देखिए आपके पास ना बीटी के पेपर में कनेक्टेड भी होगा, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, अलग अलग कैटेगरीज है।
वो एक थ्योरी पेपर है और उसके लिए ये बिजनेस एंटिटी का चैप्टर अलग है। तो कुछ बच्चों का ये कंसर्न भी हो सकता है कि मैम वहां पर तो इतने डिटेल में डिवाइडेड है। ये एक थ्योरी पेपर नहीं है, बट यस बिजनेस को समझने के लिए हमें इसकी डिटेलिंग अवेलेबल है, तो इसीलिए यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए। एंड पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आपको एक बात समझनी है कि हमने चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा स्टडी हब से है, ठीक है, स्टडी हब से, स्टडी हब में आपके टोटल 18 चैप्टर हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 लाइक एसएससी स्टडी हब का वो कवर कर लिया है। एंड अब कुछ बच्चे ऐसे भी पूछेंगे कि मैम कितने मतलब क्या-क्या कैसे और स्टडी हब को कैसे यूज करें? देखिए आप गूगल पे जाएँगे, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, आप तभी स्टडी हब को यूज कर पाओगे। एंड रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है स्टडी हब का एक्सेस ले सकते हैं। आपका माई एसएससी आईडी में जाइए या फिर डायरेक्टली गूगल पे एसएससी स्टडी हब डालोगे, आपको जो है उसका लिंक जो है मिल जाएगा। स्टडी हब दिखेगा कैसा? मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, तो स्टडी अब दिखेगा कैसे, उसमें चीज़ें कैसे होने वाली हैं, तो आपको एक बार से मैं वो भी दिखा दूँगी कि यस, कि स्टडी हब में कैसे-कैसे जो है चीज़ें होंगी। एंड किसी दिन मैं आपको लॉगिन करके जो है दिखा दूँगी स्टडी हब दिखता कैसे है, उसमें 18 चैप्टर्स हैं, उसमें क्विज़ भी होते हैं, उसमें प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम्शन है, उनको तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एफए के लिए। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एग्ज़ाम्शन नहीं है और वो इसको रिवीजन पर्पज़ के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो येस, उनको मेरी रिकमेंडेशन ये ज़रूर रहेगी कि आप स्टडी हब के क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़रूर जाइएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएँगे, आपको जो है सब आइडिया वहाँ पर जो है मिल जाएगा। आप उनको यूज़ कीजिए, एसएससी के रिसोर्सेज़ को यूज़ कीजिए। एसएससी रिसोर्सेज़ आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं। एंड आई हाइली रिकमेंड कि आप उन रिसोर्सेज़ का जो है लाइक जितना ज़्यादा यूसेज हो सके आप जो है उसका यूसेज जो है कीजिए। अब देखिए इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो है ओवर हो चुका है। एंड आने वाले सेशंस में हम जो है आने वाले चैप्टर्स भी करेंगे। आज के दिन में हमने जो है क्या किया, हमने बिजनेस एंटिटी को समझा है, ठीक है। एंड जिसमें कि हमने डिफरेंट डिफरेंट बात की थी कि सोल ट्रेडर क्या है। एंड हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। एंड उसके अलावा हमने जो है कंपनीज के बारे में पढ़ा। तो ये 3 बातें हमने पढ़ा। एंड उसके अलावा हमने और क्या देखा कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जैसे कि मेरे पास बैलेंस शीट, हमारे पास पी&एल, मैं इनके इंडियन वाले नेम ले रही हूँ, हमारे पास कैश फ्लो है। एंड उसके अलावा हमने इसके बारे में और क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड उसके अलावा हमारे पास कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है होती है। तो ये हमारे कुछ है लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और कब-कब कैसे बनते हैं। अब इस इन सभी टॉपिक एरियाज की आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यही आपका जो है लाइक होमवर्क है कि आप जो है इन्हीं एरियाज की क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है कीजिए। एंड इसके लिए आप जो है स्टडी हब जो है फॉलो कीजिए। तो ये मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है कि एसीसी के रिसोर्सेज को जो है आप यूज कर रहे हैं। एंड एसीसी के रिसोर्सेज को जो है लाइक यूज करके आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन जो है आप लाइक हुआ ओवर। एंड ये हमारा जो भी लाइक ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे, लाइक एसेंशियल मटेरियल्स मिलते रहेंगे। एंड आप लोग जो है इन क्लासेस के नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हो, क्लासेस को देख सकते हो, हमारी आधार सीरीज को देख सकते हो। कहाँ पर? हमारे फ्री बैचेस के अंदर। तो बच्चों इसी के साथ आज के सेशन को जो है ओवर करते हैं, अलविदा लेते हैं। एंड ऐसे ही हम जो है हमारे नेक्स्ट सेशन में आएंगे एंड हमारे नेक्स्ट टॉपिक एरिया को जो है स्टार्ट करेंगे। So thank you so much.